नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। राजनीति पर तो चर्चा हम हमेशा करते हैं, अपराध पर भी करते हैं, लेकिन आज चर्चा करते हैं पर्यावरण पर। पर्यावरण पर इसलिए चर्चा करते हैं कि जो पर्यावरण लगातार ख़त्म हो रहा, लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिसका नतीजा देख सकते हैं, आदमखोर जानवरों का आतंक और मौसम में परिवर्तन। मौसम जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, चाहे गर्मी देख सकते हैं, बरसात में भी इसका परिवर्तन देखने को मिला है। इसी सवालों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आज के खास मेहमान आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे एक कम उम्र है, जितनी समय हम लोग का घूमने का और या तो फिर कम उम्र में सोचते हैं कि एक जॉब करके अच्छा पैसा कमाए, या घर वालों की भी इच्छा होती है कि पैसा कमा कर हमारा बच्चा पैसा कमाए। इस उम्र में ये अपनी नौकरी त्याग कर पर्यावरण बचाने के लिए 21 राज्यों तक पद यात्रा की, लगभग 16,000 किलोमीटर, और पद यात्रा करते करते लखनऊ पहुँचे हैं। और इनसे हमारी मुलाकात हुई, इनसे बात करते आखिर क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर बचाने के लिए कर ये जो मुहिम चला रहे हैं, इनका कितना समर्थन लोगों को मिल रहा है, और युवाओं को जागरूक जो कर रहे हैं, किस तरीके से युवा इनका साथ दे रहा। और तमाम मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं, इनका कहने का मतलब है 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया है, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फेस टू फेस मुलाकात करके उसके बारे में बताया है, कितना समर्थन मिला है। और पर्यावरण बचाने के लिए जो मुहिम ये चला रहे हैं, उससे कितना परिवर्तन होगा और क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो रहे हैं। सर, आपका स्वागत है समृद्धि। धन्यवाद सर, धन्यवाद थैंक यू सो मच। आपने पर्यावरण शुरुआत कब से की थी? 4 दिसंबर 2022 को ये यात्रा अयोध्या उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, और अभी फिलहाल मुझे 22 महीने के लगभग मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसमें 15,700 किलोमीटर और 21 राज्य के साथ 2250 गाँव और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का सेमिनार करते हुए मैं लखनऊ पहुँचा हूँ। क्या कारण है आपने इतनी कम उम्र में आपने नौकरी छोड़ दी? मुझे पता चला आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। जी, रीज़न ये है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे मैं कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा, इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री प्लास्टिक में बना है, सबसे ज़्यादा हमने दुनिया में प्लास्टिक ज़मीन पे फेंक दी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो लेयर थी उसमें थी लैक ऑफ अवेयरनेस की। जैसे अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में 1 पॉलीथीन ज़मीन पर फेंक देता है। 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, 140 करोड़ लोग डेली बेसिस पे 1 पॉलीथीन ज़मीन पे एवरेज फेंक दे रहे हैं, चाहे हम 140 लोग का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो। इसकी वजह से हमारी जो पूरी क्लाइमेट है और हमारी जो सॉइल है और हमारा जो सी लेवल है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारे बेसिक एजुकेशन की अगर आप बात करें तो हमारा बेसिक एजुकेशन जो डिज़ाइन किया गया क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में, वहाँ पर सिर्फ मार्क्स की बात की जा रही है, वहाँ पे सिर्फ जॉब्स की बात की जा रही है, वहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लाने की बात की जा रही है, वहाँ पे हमें बोरा भर के बस्ता दे दिया जाता है जिसको स्कूल बच्चा लेके जा रहा है, बट उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर ना हम 12 तक डेवलप कर पाते हैं, ना उसको हम सोसाइटी ओरिएंटेड बना पा रहे हैं। उसको सिर्फ मनी, फेम, पावर को लेके इतना ज़्यादा उसको प्लेजर ओरिएंटेड बना देते हैं कि 12th के बाद भी वो प्लेजर में जीता है, ग्रेजुएशन करता है तो भी प्लेजर में जीता है, पूरी ज़िंदगी उसकी प्लेजर में निकल जाती है, लेकिन वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो मेरा जो मेन कंसर्न था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम पर्यावरण को ना कि सिर्फ बात करें, हम पर्यावरण को कैलकुलम बेस बना कर लेके आएँ। क्योंकि अगर उसको हम लेके आ पाते हैं तो क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसको स्कूल की तरफ से आप एक पेड़ दीजिए, उसकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे लेके आइए। जब एक पेड़ लेके वो एक पेड़ लगाएगा तो उससे क्या होगा कि वो सीधा मदरलैंड के साथ कनेक्ट करेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे ब्रेन को जिंदा रखने के लिए, जैसे हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए एयर, वाटर, फूड की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को जिंदा रखने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको नेचर के साथ अपने आप को डिवोटी पाना है तो नेचर को जिंदा रखने के लिए जब आप पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें मिलती हैं, उसके साथ जब आप वो बड़ा होते हुए आप उसमें देखते हैं जो उसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो मिलियन ऑफ स्पीसीज को सर्व करता है, उसके साथ अगर आप कनेक्ट फील कर पाते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बर्बाद करनी, आपको पता चलता है भैया वाटर लेवल क्यों बचाना है, आपको पता चलता है भैया पॉलीथीन हमें क्यों नहीं यूज़ करनी, आपको पता चलता है भैया सिंगल यूज पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, आपको पता चलता है एनिमल्स प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स जो मारे जा रहे हैं, जो काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे खत्म होता चला जा रहा है। आपको पता चलेगा भैया जो आप गाड़ी चलाते हैं उसमें जो मोनो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करना है, इन सभी सेगमेंट्स के ऊपर अब हमारा जो बच्चा है वो बात करना शुरू करता है, जबकि हमने बात नहीं की कभी भी। जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था और कोविड टाइम आता है तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे 2 दोस्त थे जिनकी डेथ हो गई। हम पूरी दिल्ली भागते रहे, लेकिन सर हमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और हमें 2 बेड नहीं मिला। वो जब क्राइसिस थी तो उस क्राइसिस में मैंने एक चीज़ देखा, मेरे पास पैसे थे, 5 लाख रुपए थे, लेकिन हम 2 बेड और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद पाए, नहीं ले पाए। और जब उनकी डेथ हो गई तो हमें एक चीज़ समझ में आता है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं,
आप जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे जितना बना लीजिए, बट एंड ऑफ द डे जो काम आने वाला है वो बेसिक नेसेसिटी है, जो एयर, वाटर, फूड है। अगर ये तीनों पहले नहीं बचाया गया तो आप जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके 2 दोस्तों की डेथ हो जाती, क्या आपने यहीं से ये मुहिम शुरुआत की थी? विचार वहाँ से आता है। शुरुआत तो बोल सकते हैं कि मैं हमेशा से, जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे लगता था कि ऐसा मुझे कुछ करना है जो समाज के हित में हो। और जब सिर्फ वही नहीं, 2 दोस्त रीज़न रहे, जितने भी लोग मरे पूरी दुनिया में उन सबको मैं एक फ्रेम में देखना शुरू किया कि ये मरे ही क्यों? क्या ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी? नहीं, लेकिन फिर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कैसे बचा ले रहा था। तो इससे पता चलता है कि जब हमारे पास में, जब हम 1952 की बात करते हैं, पहली जनगणना जब देश में हुई तो केवल 36 करोड़ लोग थे। आज हमारे पास में 142 करोड़ लोग हैं। हमारे पास जो टोटल फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था वो 33% का फॉरेस्ट रिजर्व था। 33% के फॉरेस्ट रिजर्व में आज केवल 4% का फॉरेस्ट रिजर्व बचा। तो 29% का जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो कहाँ चला गया? उसको या तो काट के कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, या तो हमने खेत बना दिया, हमने रोडें बना दी। लेकिन जब आपने उसको काट दिया तो जो उसकी में जो सर्वाइव करे, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो काम करता है वो उसमें मिलियन ऑफ स्पीसीज है उसके थ्रू काम करता है। तो जो उसके अंदर के जानवर थे वो खत्म हुए, स्पीसीज खत्म हुई, हमारी सोयल कमजोर होना शुरू हुई, बड़े बड़े डिजास्टर्स देखने के लिए हमें मिलना शुरू हुए। कंस्ट्रक्शंस किए हमने, 13,000 किलोमीटर की रोडें बना दी, उसमें कंस्ट्रक्शंस किया। बस वहाँ पे नीम पीपल का जो बड़ा बड़ा हमारा पेड़ हुआ करता था, महुआ का जो पेड़ हुआ करता था वो खत्म हो गए। कंसर्न तक हमने खत्म करने में तो बिलीव किया, लेकिन हमने क्रिएट करने में बिलीव नहीं किया। और एक इसमें बहुत बड़ा कारण जो था वो था इंडिविजुअलिटी का। जैसे कि जब मैं 750 एनजीओ से मिला तो 750 एनजीओ ने ये बोला कि सर मैंने इतने पेड़ लगाए। जब मैं किसी गवर्नमेंट से मिला तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हम इतने पेड़ लगा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाए, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने पेड़ लगाया। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि हम 35 करोड़ पेड़ लगाएं या 35 करोड़ लोगों से पेड़ लगवाएं, गेम वहाँ चेंज हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ पोटेंशियल को यूटिलाइजेशन के फॉर्म में लाइए, क्योंकि जब क्लास 1 से क्लास 12 वाला बच्चा अगर वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कन्वे अपने आप को कनेक्ट फील कर पा रहा है, तो जब वो 12th के बाद बाहर निकलेगा तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट बन के बाहर निकलेगा और शायद सोसाइटी को एक नया जीवन दे पाएगा। आपने 21 राज्यों में जैसे पदयात्रा की, कहाँ की है अभी तक? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, फिर मैं उत्तर प्रदेश पहुँचा हूँ, जिसके दौरान मैंने 97 जिले के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया। 10 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर मैंने ज्ञापन दिया। 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन सौंपा है। उसके साथ 97 जिलाधिकारी और 2250 के गाँव के प्रधानों के साथ हमने कोलैब किया। 1080 स्कूल में जाके हमने सेमिनार किया। 55,600 से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए और उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए फिलहाल मैं आज लखनऊ हूँ। आप इतने पेड़ लगाए, इतनी चीज़ें की, क्या परिवर्तन दिखा इसमें, क्या रुझान दिखे हैं? मेरे साथ जो चीज़ है कि जो मैं जब पदयात्रा जो मैंने करी ना, एक्चुअली पदयात्रा मैंने इसलिए नहीं कही थी मुझे दुनिया को बदलना है। पदयात्रा मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मुझे खुद बदलना है। क्योंकि जब देश की डाइवर्सिटी को आप स्टडी करके आ रहे हैं, देश के अलग अलग, जब आप साउथ जाते हैं तो आपको पता है वहाँ की तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो फार्मिंग बेस्ड और इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो किसी भी स्टेट के ऊपर कभी भी नहीं जाता। उसकी इकोनॉमी उसके पास में है, उसकी फार्मिंग उसके पास में है। वो आईआईटी करके आ रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं? अपनी फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, अपने यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। बट हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि यहाँ का बच्चा अगर थोड़ा सा भी लिटरेट हो जाता, थोड़ा सा भी समझदार पढ़ा लिखा हो जाता है, तो वो उसको ही छोड़ देता है जो पढ़े लिखे नहीं है। जो एक पढ़े लिखे समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि अनपढ़ों के बीच में नहीं रहना चाह रहा, और अनपढ़ों के बीच में जब समझदारी नहीं है तो क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, या उनको कोई समझाने वाला नहीं है। आपने पढ़ा इसलिए, शिक्षा इसलिए एक्वायर करी ताकि सामाजिक सुधारा जा सके। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर का हम बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा एक्वायर करी, उस शिक्षा से उन्होंने क्या लिखा? संविधान लिखा। और संविधान ने क्या किया? समाज में परिवर्तन और इक्वालिटी लाके खड़ा किया। लेकिन जब आज की हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम यूपीएससी की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि हम आईएएस बन सकें। और आईएएस बनने का मतलब वहां पर जब आप जाते हैं सिविल सर्विस के थ्रू आप सेवा करने के लिए, वहां पर जब आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप सिर्फ 5% लोग की बात सुन रहे हैं, ना कि 95% लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कंजेस्टेड, जब मैं 97 जिलाधिकारी से मिलकर आया तो मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि हमें जब एजुकेशन एक्वायर करना है वो एजुकेशन सोसाइटी ओरिएंटेड होना चाहिए, जो था गुरुकुल के अंदर। जो एक था कि आप सोसाइटी को विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देखना है, आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के साथ रियलिटी ऑफ एजुकेशन को स्टडी करना, जो नेचर में, कल्चर में, सोसाइटी के बीच में हमेशा से था। अगर आप ये कर पाए तो ही आप समाज को कुछ बेहतर दे सकते हैं। इस वजह से मैंने पदयात्रा की शुरुआत करी, और इसके दौरान जो मुझे अच्छे लोग मिलेंगे वो मेरे मिशन का हिस्सा बन जाएंगे।
आपने कहा एजुकेशन की बात की, तो क्या आपको लगता है एजुकेशन भारत की उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए? नहीं, है ही नहीं सर। अच्छी होती तो भी ठीक था। एक्चुअली भारत की शिक्षा व्यवस्था में है ही नहीं जो होना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन इंफ्रा है पूरी दुनिया का 125 नंबर का है। आपके पास में आज आप देखेंगे कि जब आप रूरल में जाके देखते हैं तो रूरल के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनके पास में क्या नहीं है, उनके पास में एक अच्छी व्यवस्था नहीं है कि अपने अपने टैलेंट को, अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके आ पाए। जैसे आप, मैं मेरे साथ में एक ऑस्ट्रेलिया का एक स्टूडेंट है। जब मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था तब मेरे पास में एक स्टूडेंट था ऑस्ट्रेलिया का। उसको मैथ आती थी, क्लास 6 में था। उसने मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट को पढ़ना बंद कर दिया। सारे सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि उसको क्वालिफाई करना है, बाकी मैथ में वो 95% देता था। अब मान लीजिए कि मेरे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो केवल लैंग्वेज है, बट भारत में उसको पढ़ाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो सब्जेक्ट के थ्रू उसको दिया जाता है। अब जब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको मैथ अच्छी आती है या फिर आप साइंस में आपको केमिस्ट्री अच्छी आती है, लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम में अगर आपके मैथ में भी 97% नहीं आए, केमिस्ट्री में भी 97% नहीं आए, फिजिक्स में भी 97% नहीं आए, तो आप अच्छे स्टूडेंट कंसिडर नहीं किए जाते। हाउ इट इज पॉसिबल कि सारे सब्जेक्ट में आप अच्छे हो सकते हो? और क्या ये है कि भैया अगर आपकी मैथ अच्छी है और आप बाकी सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं आते तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते जीवन में, या उस फील्ड में आप बेहतर नहीं कर सकते? अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, मैं क्रिकेट प्लेयर रहा तो मुझे भैया बॉलिंग करनी आती थी ना, मैं ऑफ ब्रेक करता था, ऑफ ब्रेक में अच्छा हो सकता था ना कि मैं बैटिंग में अच्छा हो सकता था। तो जब हम सेगमेंट वाइज बात कर रहे हैं तो सेगमेंट वाइज आप अगर अपने बच्चों के पोटेंशियल को यूज कर पाए तो उस फील्ड में कोई अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट बन सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में जा सकता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को एथलीट्स की तरफ नहीं लेके जाना चाहते, हम उनकी पोटेंशियल को सही जगह यूज नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब नौकरी लेना। जो ये पैरामीटर सेट किया गया है, ये बोलते हैं कि भैया मानसिक, आपको बस्ता दे दिया गया, उसमें किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन आपको मानसिक रूप से विकलांग बना दिया जा रहा है। जो आप बैसाखी लेके चलेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आप समाज के लिए कुछ बेहतर काम नहीं कर सकते। इस मानसिकता को बचपन से हमें तैयार करते हुए बड़ा किया जाता है, और जब इसी चीज़ को लेकर हम बड़े हो रहे हैं तो फिर हम कैसे समाज के लिए काम कर सकते हैं, या समाज के प्रति सोचने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो कैसे बदल सकता है। यहाँ पे विचार करने का सरकारों को भी, समाज को भी, परिवार को भी, और उन युवाओं को जो भारत का भविष्य बदलने वाले हैं उनको आज सोचने का इस पे देखना चाहिए। एक बार आप युवाओं को लगातार जागरूक करें। कितना युवा लगभग आपको लगता है कि आपके साथ जुड़ रहा है, और कितना युवाओं में परिवर्तन हो रहा है? युवा ही जुड़ा है मेरे साथ पूरी पदयात्रा के दौरान, लेकिन क्लास 9 to 12 वाले जो बच्चे रहे, मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्रेजी हैं वो। जब मैं उनका सेमिनार लेके जाता हूँ और वापस जब मैं घर पहुँचता हूँ तो वो इमीडिएट मेरे पास मैसेज करते हैं भैया मैंने पेड़ पाया। एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ इसके बीच में। मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश के मैं इंदौर जिले में पहुँचा। वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय नगर निकाय मंत्री हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक पितृ पर्वत है। पितृ पर्वत पे उन्होंने काफ़ी बड़ा प्लांटेशन किया, जो बिल्कुल बंजर थी वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा प्लांटेशन करके उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया, और इंदौर का 30 नंबर का सबसे ज़्यादा जाने वाला प्लेस हो गया वो। तो मेरी उनसे इसी चीज़ के लिए मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती हैं, नाती और नातिन मेरी हैं, आप उससे बात करिए, उसको कुछ बताइए। जब मैं उनके बच्चों से बात करता हूँ, 10 लड़के, मैं सीढ़ी बैठा था, ऐसे बच्चे खड़े थे। जब मैंने उन बच्चों से बात करी, उनको समझाया, तो 15 मिनट के बाद वापस आते हैं और कहते भैया मुझे पेड़ लगाना है। तो मैंने पेड़ कहाँ है आपके पास? तो उन्होंने संतरा काटा और उसके अंदर की जो सीड्स थी उसको निकाला हाथ में। बोले भैया ये भी तो पेड़ ही है ना? बोला हाँ। बोला इसमें लगाओ कहाँ? बोले भैया मैंने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, वो लेके आ रहे हैं सब कुछ, मिट्टी उट्टी। रिएक्शन टाइम क्या था? 15 मिनट के अंदर जब मैंने उनको समझाया कि हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं बेटा, एक जो 9 महीने हमें पेट में रखती है, 9 महीने पेट में रखने के बाद हमें जन्म देती है, और एक जो जन्म देने के तुरंत बाद ही हमें ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, खाना देती है, और जो 90 साल तक आपको पूरा पालती है। आपके शरीर में कपड़े हैं, जूते हैं, आज कैमरे हैं, जो भी कुछ आपके पास में है वो आपकी दूसरी माँ ला के देती है। हम जो माँ हमें पैदा करती है उसकी तो हम पूरी ज़िंदगी बात करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर पूरी ज़िंदगी खड़े रहते हैं, लेकिन जो 90 साल तक बिना कुछ हमसे लिए सब कुछ दे देती है, उसके लिए हम 1 मिनट भी नहीं सोच रहे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की बात नहीं कर रहे। हमारे लिए 4 लोग नहीं हैं, हमारे लिए पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो अगर आप ज़मीन पे पॉलीथीन फेंक रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी माँ के ऊपर पॉलीथीन फेंक रहे हैं। बस इतना मैंने उनका परसेप्शन चेंज किया और इमीडिएट रिएक्शन था उनका। तो ये लाइव रिएक्शंस थे। मुझे लगता है बच्चा जो है ना, बच्चे को हमें इमोशनली कनेक्ट करना है।
और उनको फील कराना वी हैव टू मदर्स, फर्स्ट आवर बर्थ मदर एंड सेकंड आवर अर्थ मदर। हमें अपनी मदर लैंड को लेकर डिवोटी होना पड़ेगा और वो बहुत कंसर्न वे में। और इसलिए अगर आप एजुकेशन पॉलिसी में लेके आएँ और फील करा पाएँ कि जब आप एनिमल्स क्रूरता करते हैं तो एनिमल्स पेन कैसे फील कर पाता होगा, जब आप एनिमल्स को मार रहे हैं अब या फिर कोई भी डिजास्टर्स बड़े आ रहे हैं उसके पीछे निगेटिव वाइब्स है, क्योंकि जब नेचर जो है ना, नेचर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे अभी हमें कोई मार दे तो हमारे अंदर से जो निगेटिव वाइब्स निकलेगी वो नेचर क्या करेगा, उसको फील करेगा। और जब ये मास लेवल पे पूरी दुनिया में चल रहा है तो आने वाले टाइम पे इसके रिएक्शंस दिख रहे हैं। जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा बिहेवियर होगा। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पे एसी चल रही है और हम दोनों लोग बहुत कूल अच्छे से बात कर रहे हैं, बट यही सेम टाइम अगर हम 10-90 चौराहे खड़े होते और वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस होता तो शायद हम इतने अच्छे से बात ना कर पाते, ये इतना इंटरव्यू नहीं कर पाते। उसका कारण ये था कि जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा बिहेवियर होगा। इसलिए क्लाइमेट का 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना सिर्फ इंसान ही नहीं, एनिमल्स के लिए हमसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वो नहीं झेल पाते। और आज 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्सपेक्टेड अभी है लाइव, और एक्सपेक्टेड जो 2030 तक का डेटा है 57 डिग्री सेल्सियस इंडिया के अंदर होने वाला है। और भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने कंडीशन में, उसमें से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसकी नीचे वाली लेयर डूबेगी, वो सेंटर में भागेगी। सेंटर में केवल मध्य प्रदेश है, हम सब इधर आएंगे। और अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे लैंड क्राइसिस आएगी, वाटर क्राइसिस आएगी, फूड क्राइसिस आएगी, बट नो वन टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो ये आपने बताया डूबने के कगार पर है, ऐसी चीज़ें बताने, तो कैसे रोका जा सकता है इसको? सरकार से आपने कई मुख्यमंत्रियों से मिली, क्या उनको ज्ञापन दिया, तो उनका क्या रिएक्शन रहा है? मुख्यमंत्रियों से मैंने मिला। मुख्यमंत्रियों से मिलने का देखो, मुझे एक सिंपल सी चीज़ समझ में आती है। भारत की बात करते हैं, भारत में एक ऐसा स्टेट था कर्नाटका जहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर भारत की बात करें तो इन्वायरमेंट की जब आप बात करते हैं या इन्वायरमेंट को लेकर जब आप काम करते हैं तो एक्सेप्टेंस बहुत कम है। एक छोटी चीज़ जो मैं बोलूँगा, जिसके पीछे जनता ना उसी घर को ही सुनता है। हो सकता है कि मैं पर्यावरण को लेकर उतना ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाया, क्योंकि वो मिशन जो ये मिशन जिसको लेके मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत कम है। लेकिन जब सरकारों से मैं मिला तो किसी भी सरकार ने मुझे ये भी नहीं कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं आशुतोष। उन्होंने अप्रिशिएट जरूर किया है, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार ही करे, मेरा बिलीव इस पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार को हम चलाते हैं। जितनी जल्दी हम समझ जाएं, भारत के जो 142 करोड़ लोग हैं, इनके पास अपना खुद का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। और अगर इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है तो इनको हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो 5 साल बाद लॉन्च करेगी। और जब तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम देश कैसे बदल सकते हो? चाय की दुकान में बैठ के चर्चा करना बहुत आसान है। किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, सांसद, विधायक को आप गाली दे दीजिए, बट जब आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि आपका कंट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहीं पे हम अपने आप को 1000 किलोमीटर पीछे पाते हैं। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि हमें देश के यूथ के साथ मिलके देश का एक मैनिफेस्टो डिजाइन करना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, जिसमें मैंने 5 चीज़ों की डिमांड करी है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका इन्वायरमेंट, जो आपके एटमॉस्फेयर को अच्छा बनता है। इन्वायरमेंट में आपकी बेसिक नेसेसिटीज एयर, वाटर, फूड, ये तीनों चीज़ें आपकी सेफ होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग एजुकेशन। एजुकेशन जो हमारे इंडिया का सबसे कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। अगर आपका एजुकेशन अच्छा होगा तो आपका जो मेंटल ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी हो पाएगी। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए एयर, वाटर, फूड की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से दिमाग को जिंदा रखने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड थिंग कि हमें यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हमारा पूरी दुनिया में 135 नंबर का है, हेल्थ इंफ्रा को हम थोड़ा इंप्रूव कर पाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन चल रही थी, आपने मुझे कहानी उसके पीछे बताई थी कि हमारे भारत का हेल्थ इंफ्रा कितना कोलैप्स कर चुका। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर वो जगह नहीं मिलेगी जो चाहिए, जैसे मैंने कोविड काल में देखा। एंड फोर्थ थिंग आपका जो आता है वो आता है रोजगार। कि रोजगार को अगर हमें देश में बढ़ाना तो भारत की यूथ को इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंसी की तरफ ले जाने के लिए उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि आज चाइना ग्लोबल लीडर बनता चला जा रहा है। वाई? क्योंकि उसने हम अपने यूथ के अंदर की जो पोटेंशियल थी वो निकाली। कल मेरे सामने एक छोटी सी वीडियो है, क्लास 6 में जब हमारे बच्चे जब 5 साल के होते हैं, हमारे बच्चे ABCD सीखते हैं, बट वहाँ का बच्चा सिलाई मशीन सीख रहा था। वो वीडियो मेरे आंखों के सामने आई। बट अगर आप मुखर्जी नगर यहीं पे कपूरथला जाते हैं तो कपूरथला में पहुंचेंगे, आप पाएंगे कि 5-5, 10-10 साल से लड़के सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपने सबसे प्रीशियस टाइम को उन्होंने सिर्फ बुक में डाल दिया, उसके बिहार पे जो उनको रिटर्न वैल्यू नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए, घूम रहे हैं। सोसाइटी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई, फैमिली एक्सेप्टेंस खत्म हो गई, और मेंटल पीस उनका खत्म हो गया। 27 साल का बच्चा मेंटली पैरालाइज हो चुका है। वो क्या डिसीजन लेगा कंट्री के लिए?
ये ये आपको इकोनॉमी बढ़ानी है देश की, तो यूथ को यूटिलाइज करना पड़ेगा और स्किल करके उसको सही तरीके से सही वे में लेके जाना पड़ेगा। एंड फिफ्थ थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है सिक्योरिटी। अगर आप ये सब चीज़ कर लेते हैं कि आपके पास में इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, आपके पास में एजुकेशन अच्छा हो गया, आपके पास में हेल्थ अच्छी हो गई और आपके पास में रोजगार भी आ गया, तो जो पांचवी चीज़ है वो है सिक्योरिटी। कि अगर रात को 12 बजे भी हमारी कोई बहन रोड पर घूम रही है, या कोई भी अगर नॉर्मल चाय का दुकान वाला बंदा चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है, या कोई छोटा सा किराने की दुकान खोल के बैठा है, तो उसको ये श्योर होना चाहिए 2 बजे रात तक अगर मेरी दुकान खुली रहेगी तो मेरा कोई कॉलर पकड़ने के लिए, कोई 10 रुपये छीनने के लिए नहीं आएगा। ये 5 चीज़ें अगर देश में आती हैं तो मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली ईजिली सर्वाइव करती है, जिसमें हम अभी भी कहीं पे भी सस्टेन नहीं करते। सर, जो मैं पूरा देश घूम के आ रहा हूँ तो मैंने इन 5 चीज़ों को बहुत करीब से देखा कि भारत के यूथ को, भारत की फैमिलीज को अपना एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। भैया 5 चीज़ दे दो आप मुझे, फिर वोट ले लो मुझसे, कोई भी पार्टी हो। आपने जैसे 5 चीज़ों को जिक्र किया, रोजगार का भी, शिक्षा का भी और सिक्योरिटी का भी, तो कितना जो सरकार लगातार रोजगार की भी बात कर रही, शिक्षा की भी बात कर रही और महिला सुरक्षा की बात की, महिला सुरक्षा की जैसे आपने बात की, तो कितना सरकार इसमें काम कर पाई है अभी तक? मुझे लगता है कि इसमें सरकार तो एक सेगमेंट है कि सरकार को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बट यहाँ पे एक सेगमेंट और आता है कि हम इंडिविजुअल भी क्या उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। मैं सरकार को, किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि सरकारों से जो हम मांग रहे हैं सरकारें हमें वही दे रही हैं। मैं हमेशा इसलिए 95% लोगों की बात करता हूँ। सरकारों को हम चलाते हैं सर, जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ही। सरकार, अभी जब मैं किसी मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचूं मिलने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री का जो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड होगा वो मुझसे ट्रीट कैसे करेगा ये डिपेंड करता है कि हमने उनको क्या राइट्स दे रखे हैं। उनको, अगर हमें ये पता हो कि जो हमारे संविधान लिखे गए, संविधान के अगर हमारे सारे आर्टिकल्स अगर हमें पता हो हमारे युवाओं को, ठीक है, तो उनको अपने आप को डिफेंड करना आएगा। नहीं आ रहा सर, ये प्रॉब्लम उनमें नहीं है कि वो हम पे राज कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि वो अब जो चाहेंगे वो बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमें चाहिए हम मांग ही नहीं रहे। तो इसलिए 95% लोगों को अब आप कंसर्न होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। भैया तुम्हारी कोई चीज़ नहीं, हमें भी, हमारे भी कुछ तरीके हैं, हमारा भी कुछ एरिया है, हमें भी आपको मेरी तरफ से चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ से शुरू हो जाता है कि हम एक फैमिली की तरह अपनी पूरी कंट्री को देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जितने भी लोग हैं, अगर कुछ भी देश में हुआ तो सब इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो इसके लिए हमें कंसर्न होना पड़ेगा। और ऊपर से रही बात सरकारों की, तो सरकार अपने आप से मजबूर होती है। जब आप जनता जिस वे में बात करती है ना, सरकार वही काम करने के लिए बैठ जाती है। आपके घर के सामने पेड़ लगा के खड़े होंगे, 2027 का चुनाव हो और आप 2024 से मांगना शुरू कर दो कि भैया इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी अच्छी करनी है, जब तक हमारे घर के सामने एक पेड़ बड़ा नहीं होगा तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। हमारे घर के सामने जब तक सफाई नहीं हो जाएगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। आप देखिएगा चुनाव के पहले अगर घर के सामने पेड़ भी ना लगवा देंगे और घर के सामने बाहर सफाई भी ना करवा दें, दोनों करवा देंगे। और तब तक वहाँ पे कोई बंदा खड़ा कर जब तक वो पेड़ ना बड़ा हो जाए, क्योंकि उनको वोट चाहिए और वोट हमसे मिलेगा। और हम लोकतांत्रिक देश में हैं और यही सबसे बड़ी पावर है, बट उसका यूटिलाइजेशन हम सही जगह पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ है। आपने जैसे कि 22 महीने पहले शुरुआत की थी, आप जॉब छोड़कर शुरुआत किए थे, आपके परिवार की या आपके दोस्त लोगों ने क्या समर्थन किया था? नहीं, दोस्तों ने तो बड़ा धोखेबाज निकले। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हैं तो, और आपको लोगों को पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, तो लोग आपको छोड़ दें। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जब भी कुछ बड़ा करने जाना, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, प्यार मोहब्बत सबको छोड़ दो आप, क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ ही आपको अपनी परछाई मिलती है। जैसे सूर्य ढलता है परछाई भी साथ आपका छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ में हुआ था। फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं थी, सोसाइटी ने गाली देना शुरू कर दिया, दोस्तों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जब उनको ये 2-3 महीने तक लगा कि यह फालतू का काम कर रहा है। लेकिन जब 6 महीने के बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई, आपके मीडिया पीआर अच्छे होने लगे, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छे होने लगे, आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर अच्छे बढ़ने लगे, मुख्यमंत्रियों का अप्रोच अच्छा होने लगा, पेपर में आर्टिकल आपके बारे में बड़े बड़े लिखने शुरू हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सब आपके बारे में लिख रहे हैं, तब लोगों को लगा नहीं कुछ बड़ा कर रहा है। फिर उन्हीं के ही आपके रिटर्न कॉल्स आने शुरू हो गए। तो टफ तो बहुत था सर। फैमिली ने तो सपोर्ट किया था कि फैमिली मजबूर है सपोर्ट करने के लिए। आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट आपके माँ बाप कभी नहीं कहेंगे ना, वो उनको पता है कि गलत कर रहा है, उनको पेन है अंदर से, बट आपने उनको मजबूर कर दिया कि आपके साथ उनको चलना ही पड़ेगा। एक बच्चा कितना भी गलत काम, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, कितना भी गलत काम कर दे, बट माँ बाप तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही ना करेगा, तो मजबूरी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा था उनको। माँ बाप भी मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे थे, यार दोस्त तो छोड़ ही दिए। हाँ, बाकी तो बाद में फिर फैमिली प्राउड फील कर रही है। अभी तो वो वापस जा रहा हूँ तो उनको प्राउड हो रहा है। इसका समापन कहाँ पर करेंगे? कि अयोध्या में 4 दिसंबर को यात्रा समाप्त होगी,
फिर वहाँ से मेरी यात्रा निकलेगी तो सुल्तानपुर मेरे होम टाउन पे, जहाँ पर 15 सितंबर को मेरी यात्रा पूरे भारत से उसको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे जिलाधिकारी जी के यहाँ, हमको ज्ञापन दिया जाएगा। फिर हम सीताकुंड पे पहुँचेंगे, वहाँ पे एक पेड़ लगाया जाएगा। फिर मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के साथ साथ उनको सारी चीज़ें 2026-27 तक हम 5 लाख परिवारों में घर घर पदयात्रा करते हुए हर घर हरियाली का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम 5 सेगमेंट्स को कवर करेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी। उन सेगमेंट्स को कवर करते रहते यूथ को फ्रंट पे लाया जाए और यूथ को ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव दिलाना है कि आप पैसा कमा सकते हो, बट आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। एक बेस मैनेजमेंट की जो आपके इसमें जब सोच के देखिए कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंट्री, पूरी दुनिया की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गए हम जो पॉलीथीन पॉल्यूटेड कंट्री बन गए, तो आप सोचिए देखिए वेस्ट मैनेजमेंट का कितना बड़ा काम इस देश के अंदर है। अगर यूथ वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस हो जाए तो भी वो अपने जिले में कितना पैसा कमा सकता है, रिसाइकल करके, रीयूज़ करके, री प्रोडक्ट को क्रिएट करके कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है, बट हम नहीं कर पा रहे। पूरे देश का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होने वाला है वो फार्मिंग होने वाली है, जो 2030 तक कोलैप्स कर जाएगी। क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है जिसने बोला 2030 तक अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी खत्म हो सकती है। क्लाइमेट खत्म होने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा फूड साइकिल चेंज हो जाएगा, कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी पड़ेगी। और जब मौसम चेंज होगा तो जो आप मटर उगाते हैं ठंड में और जो चावल उगाते हैं आप बरसात में, दोनों भूल जाइएगा। 2030 के बाद आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो सबसे बड़े डिजास्टर्स हैं वो फूड साइकिल में दिखने वाले हैं। तो यूथ क्यों नहीं कंसर्न है यहाँ पर? हम इस पे क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम इस पे क्यों नहीं आके ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं? और चाइना हमारे बगल में बैठा है, वो फार्मिंग करता है तो चावल नहीं उगाता। वो चावल इसलिए नहीं उगा रहा क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे चीपेस्ट फार्मिंग बोली जाती है, चावल की खेती, धान की खेती। क्यों? सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन एंड सबसे ज़्यादा सोयल को ख़त्म करने वाला भी यही है। कैसे रोका जा सकता है? अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसर्न होगा कि हम कैसे बीएससी जैसे एजी के जो बच्चे हैं उनको उठाया जाए। उनको उठाने के बाद हम कुछ जो सोयल है, सोयल को टेस्टिंग की जाए, सोयल की हेल्थ क्या है, हेल्थ करने के बाद उसकी वहाँ पे हम और कौन कौन से फूड साइकिल्स रिक्रिएट कर सकते हैं। ऊपर से हम टेरेस प्लांटेशन की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा है क्योंकि अर्बनाइजेशन देश का इस टाइम 36.6% का पहुँच गया। आज़ादी के पहले हमारे पास में 18% के आसपास का था जब 1952 की बात करते हैं। आज 36.6% का है। तो हमारा जो टेरेस प्लांटेशन है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, टेरेस फार्मिंग कैसे प्रमोट की जाए और सोयल को कैसे हम बचाएं, इन सभी के ऊपर हमें कंसर्न होना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भैया एजुकेशन पॉलिसी में स्ट्रांगली स्पीसीज को स्टडी करते हुए कैलकुलम बेस बनाइए और बच्चों को इन्वायरमेंट की तरफ, फार्मिंग की तरफ अभी से डिवोटी करिए और वहाँ पे करियर दीजिए। हमारे जो इतने भी फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी बेस लेके आइए ताकि वो प्लांटेशंस को प्रमोट कर सकें। वाटर साइकिल के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हर जगह पर हो जो पूरे गाँव में खत्म होती जा रही है। इसी वजह से हमारा वाटर लेवल ऊपर आता चला जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मीडिया को, सभी को एक ही फ्रेम में 5 साल तक बात करनी पड़ेगी क्योंकि जैसा आप बात कर रहे हैं वैसा आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में वैसी इमेज बन रही है और जैसी इमेज बन रही है वैसी कम्युनिकेट हो रही है। जैसा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसी सोसाइटी एक्सेप्टेंस आ रही है और जो सोसाइटी एक्सेप्टेंस आ रही है वही रिएक्शन सोसाइटी के अंदर दिखता जा रहा है। आपने जब शुरुआत की थी अभी तक आपने नौकरी छोड़ करके कितना समथिंग खर्चा आया? क्या सरकार ने कुछ समर्थन किया या स्वयं खुद किया? सरकार ने नहीं दिया सर। 6.5 लाख रुपए लगभग मेरी जेब से खर्च हुए और जिसमें मुझे 22 महीने हो गए। 6.5 लाख रुपए में खर्च कर चुका हूँ अभी तक। इस पर घर वाले कोई रोक टोक नहीं की कि इतना पैसा आप क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरा सेविंग अकाउंट था तो घर वालों से मैंने उनसे कहा था मैं आपसे 1 रुपये लूँगा और ना मैं आपको 2 साल तक 1 भी रुपये दूंगा। आपको अपना खर्चा चलाना है, मैं अपना खर्चा चला लूँगा जैसे तैसे। तो 9 लाख का मेरा बजट था बट 6.5 लाख रुपए ही खर्च हुए। कुछ पैसे जो सोसाइटी के समर्थन से बच गया। एक युवा की मंजिल होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी, मैं अच्छा काम करूँ या, लेकिन आपको इतनी कम उम्र में, जैसे रोजगार की सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कमी है, इतनी कम उम्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके बाद आप ऐसा क्यों छोड़ के? रोजगार उसके साथ में भी आप कर सकते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता था। मैंने 23 साल की एज में अगर नौकरी लेके मैं 24 साल की एज में उसको रिजाइन कर दिया तो उसके पीछे का वो जो सबसे बड़ा कारण था कि मैं स्किल्ड था। और आज भी मेरे पास में फाइनेंस फियर नहीं है कि अगर मुझे हिमालय बैठा दो आप तो मुझे सिर्फ आपको लैपटॉप देना है और लैपटॉप दे के आप मुझे केवल 10,000 रुपये दे दीजिए तो 10,000 से मैं उसको 50,000 और 1 लाख बनाने की क्षमता रखता हूँ। तो जब आप स्किल्ड हैं तो फाइनेंस फियर खत्म हो गई। एंड फाइनेंस फियर खत्म होते आपने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करते अपने देश की डाइवर्सिटी को, एजुकेशन को, इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को आपने स्टडी किया और उसके बाद आप क्या बने? आप वो लीडर बन रहे हैं जो सोसाइटी को नीड है। और यूथ लीडर नहीं बनेगा और सोसाइटी को चेंज करने के लिए नहीं बनेगा तो फिर कैसे देश बदलेगा?
आप दिल्ली यहाँ घर से निकले और आप कपूरथला आ गए, कपूरथला से आप मुखर्जी नगर चले गए, मुखर्जी नगर में वही भीड़ चाल में आपने आपको 3-4 साल तक रखे एक रूम के अंदर, और आप किताब से पढ़ के सीधा आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देखने लगे, संभालने लगे, किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए। और उसके बाद आपने जो टाइम दिया है, टाइम वैल्यू को जो आप रिटर्न वैल्यू में देखते हैं कि आपने पैसे नहीं कमाए, तो अब आपका फोकस केवल पैसे कमाने पे है, क्योंकि लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। एक एलॉन मस्क की बात करें तो 14 साल की एज में उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ 26 साल का यूथ होता है तब पैसा कमाने के बारे में सोचता है। 26 साल तक जिसने पैसा खर्च किया हो और उसको 26 साल के बाद अचानक प्रेशर आ जाए सोसाइटी से, फैमिली से, सबसे, भैया पैसा कमाना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल को बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो। 15,000 20,000 की एज में नौकरी में जाके क्या करता है, फिर अपने आप को झोंक देता है और 24 घंटे मेहनत करा, फ्रस्ट्रेटेड का शिकार हो चुका है। तो यूथ अगर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा तो देश कैसे बदल पाएगा। और यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पैसा कमाने का जो सबसे आसान तरीका है कि हमें कैसे इन्वायरमेंट और स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे आपने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी से जब हमारी भैया से मुलाकात होगी, वो जितना इन्वायरमेंट को समझते हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई नहीं समझता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को उन्होंने बहुत पहले काम भी किया था और उनका इन्वायरमेंट बैकग्राउंड भी रहा है। तो बहुत होप है मुझे उनसे कि जब हमारी उनसे मुलाकात होगी तो हम इन्वायरमेंट की चीज़ों को जब उनके सामने रखेंगे तो शायद वो जो है इसको थोड़ा सा मुझे एक जब ऐसे नेता ऊपर आते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको पूरा उत्तर प्रदेश में रीच अच्छी है, जब ये अपने अपने बेसिक कम्युनिकेशन में जब इसको यूज़ करने लगते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है नीचे वाली लेयर पर। तो हमें थोड़ा सा, मैं उनके सामने 2 सेगमेंट्स को रखने वाला हूँ कि भैया कुछ करिए ना करिए, बट आप एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूम करने के लिए यूथ परेशान ना हो, उसको उसकी एजुकेशन व्यवस्था को अच्छी करने के लिए और उसकी हेल्थ और इन्वायरमेंट अच्छा हो, बस इन 4 चीज़ों पे थोड़ा सा आप 2027 के पहले भी आप मैनिफेस्टो में इसको जरूर रखिएगा। अपील रहेगी मेरी उनसे, क्योंकि वो है इतना बड़ा, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। क्यों मुख्यमंत्री महोदय जी इस समय क्या इस लेवल पे नहीं कि उनसे ही बातें नहीं हो सकती हैं? कंसर्न मेरा ये है कि आप किससे कौन आपको ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। मुझे लगता है कि अखिलेश भैया से मेरी मुलाकात होती है तो मुझे बहुत बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मुख्यमंत्री जी से मिलने से पहले मैं अखिलेश जी से मिलने के लिए गया था। आपको लगता है मुख्यमंत्री जी से बेहतर अखिलेश जी समझ सकते हैं? इन्वायरमेंट वाला डिपार्टमेंट बेहतर समझ सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि उनके पास इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड रहा और जितना मैंने काम किया है, आई थिंक जितना वो उनके अंदर लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब सुनते हैं, जितना मैंने उनको बारे में सुना, जितना मैंने उनको देखा है, वो एक अच्छे लिसनर है और जो अच्छा लिसनर होगा वही तो आपको अच्छे से समझ सकता है ना। फिर चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।